नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। शुक्रिया भावना। तो हम इस खास शो के जरिए प्रेस रिपोर्ट्स की बात करते हैं। हम दिखाते हैं आपको भारत के आर्थिक विकास की एक झलक। खेल जगत में क्या कुछ खास हो रहा है, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट और कौन सी वो खबरें हैं जो बटोर रही हैं सुर्खियां। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में आज 3 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव। वोटिंग के लिए मतदाताओं की लगी भीड़। चुनाव आयोग की ओर से सभी सुरक्षा के जरूरी इंतजाम। लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। नेता विपक्ष के बयानों पर सरकार ने जताई आपत्ति। राहुल गांधी से माफी की मांग। दोनों सदन में आज 2 बड़े विधेयकों पर चर्चा संभव। बाईस जुलाई को बरनाला में सफाई कर्मियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज पंजाब में बंद। संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ा यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ईरान जंग की चपेट में आए इराक, मिस्र और जॉर्डन जैसे अन्य देश। सऊदी अरब ने भी इराक में ईरानी समर्थित ठिकानों पर किया हमला। अच्छे तेल की कीमतों में एक बार फिर उछाल। आज से सावन महीने का शुभारंभ। शिवालयों में गूंजने लगे हर हर महादेव के जयकारे। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में सरकारों की ओर से विशेष इंतजाम। और खेल की खबरों में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में दिलीप महादू ने गोल्ड जीतकर बनाया रिकॉर्ड। मोहम्मद बासिल और मुरली श्रीशंकर का सिल्वर पर कब्जा। 15 पदक के साथ 8वें स्थान पर भारत। और नया सवेरा की शुरुआत करते ही के खबरों को विस्तार से जानते हैं। और आज 3 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से लेकर मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं, जबकि नतीजों का ऐलान 3 अगस्त को होना है। तो आइए बात करते हैं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की। तो इस सीट पर सभी की नजरें हैं। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई। फिलहाल यहाँ बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जन स्वराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। इस सीट पर करीब 3,79,000 मतदाता कल 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 14 कंपनियों के साथ बिहार पुलिस और सैप के जवानों की तैनाती की गई है। और आइए बात करते हैं हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश की। और यहाँ की हाई प्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट में भी आज मतदान हो रहा है। भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से ज्यादा जो वोट थे उनसे हराया था। लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में धोखाधड़ी के एक मामले में भारती को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दतिया सीट पर उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया। पोलिंग के मद्देनजर सभी सुरक्षा कंपनियां तैनाती करी हुई है उनकी और नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रख रही है।
और अब बात गुजरात की माजलपुर सीट की, जहां आज पोलिंग हो रही है। यहां पर पाटीदारों का मुख्य वर्चस्व रहा है इस सीट पर, और मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ये सीट बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई, जिसकी वजह से इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। और यहाँ मतदान के लिए करीबन 291 से ज्यादा केंद्र बनाए गए, जिनमें 186 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि 105 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में है। इस सीट पर कुल 2,20,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें लगभग 1.16 लाख पुरुष और 1 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। मांजलपुर सीट को पाटीदार बहुल सीट माना जाता है। बीजेपी ने एक पाटीदार नेता को टिकट देकर इस समुदाय को साधने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय से एक अनुभवी नेता को मैदान में उतारा है। तो आपको बता दें कि 3 राज्यों की इन महत्वपूर्ण सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुजरात की मांजलपुर सीट है, मध्य प्रदेश की दतिया है, और बांकीपुर की बात करें तो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। यहाँ पर नितिन नवीन के राज्यसभा में चुने जाने के बाद वो सीट खाली हुई थी, और जहाँ आरजेडी की अगर बात की जाए तो जो उम्मीदवार उन्होंने वहां से उतारी हैं, तो विपक्ष का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो उस लिहाज से क्या वो लामबंद कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। मधुरेश नारायण पटना से और बिहार से मनोज गोस्वामी इस वक्त दतिया से हमारे साथ मौजूद है। सीधे सबसे पहले मधुरेश का रुख करते हैं। मधुरेश, अगर बात की जाए बांकीपुर सीट की, तो प्रतिष्ठा जो है वो दाव पर लगी हुई है। ऐसे में यहाँ पर कितना कड़ा मुकाबला आप देख पा रहे हैं, और खास तौर पर प्रशांत किशोर के लिए इसे लॉन्चिंग पैड माना जा रहा है राजनीति में उतरने के लिए? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बांकीपुर उपचुनाव है, निश्चित रूप से कहीं तो बीजेपी का गढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय तो है ही। और जहां तक बात प्रशांत किशोर की है, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर पूरी जोड़ लगा करके जमीन पर मेहनत करते हुए दिखे हैं इस बार। लेकिन हम अगर आपको केंद्र पे दिखाएं, केंद्र पे अभी सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ में, सुबह आपने मतदान किया है। हाँ, सुबह हर बार हम लोग का जो है इसी समय आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भीड़ भी कम रहती है और आराम से वोट भी दे पाते। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपने वोट करना? देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दा है उसी के अनुरूप हम लोग को काम करना है। पूरा जो है विकास होना चाहिए, सारे लोगों का जो है जो आकांक्षा है उसको पूरा होना चाहिए। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आपको चलने में भी परेशानी है, फिर भी आप सुबह उठ के आए। और युवाओं को इसके लिए क्या वोट देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग 55% युवा बांकीपुर में वोट डालने वाले। युवाओं को यही संदेश है कि चाहे जैसे भी हो वोट जरूर दें। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि पहले बार जब मोदी जी का जो लहर चल रहा था, उस समय हमारा बेटा पूना में था, बेटी बेंगलोर में। वो लोग सिर्फ वोट देने के लिए फ्लाइट से आए और फिर वापस चले गए नेक्स्ट डे। तो हम तो दूसरे युवा को भी यही कहेंगे कि तुम लोग भी जैसे भी हो आके वोट जरूर दो। आपके लिए क्या मुद्दे रहे, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करें? हमारा मुद्दा है कि जो स्टेबिलिटी दे, सिर्फ चुनावी मुद्दा बना करके और अपना प्रचार करने का नहीं, जो स्टेबिलिटी दे पाए, समाज को उत्थान कर पाए, हम लोग उसी को वोट देना चाहते हैं। हमारा तो यही ध्येय होता है। देखिए, यहाँ पे हमने अभी 2 वोटर्स से बात की जो कि कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी चाहिए, विकास चाहिए, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो इनकी प्राथमिकता में। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो स्टेट के डेवलपमेंट को दे रहे हैं, पटना के डेवलपमेंट को दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ और कुछ वोटर्स हैं जिनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग, आपने मतदान कर दिया? जी, कर दिया। किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया है? विकास मेरा मुद्दा है, मेन मुद्दा विकास है, और अनुशासन, कानून व्यवस्था, शिक्षा, बढ़ती हुई महंगाई, इसी पर हम लोग मतदान किए। देखिए, निश्चित रूप से महंगाई भी जो है एक बांकीपुर के लिए और पूरे बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एक युवा जो है बांकीपुर वोटर
के वो हमारे साथ हैं। बड़ी बात यह है कि जो बांकीपुर में कुल मतदाता है वो 3,80,000 के आसपास है। उसमें से लगभग आधे जो हैं वो ऐसे मतदाता है जो 18 से 34 वर्ष के उम्र के बीच में। ऐसे में एक युवा भी है हमारे साथ में। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट कर? फर्स्ट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा, सेकंड के इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा के लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, जिसके कारण जितने भी यूथ हैं उनको प्रॉपर देखा जाए एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, जिससे वो माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट, खास करके दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे जगह पे, क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट है, हमारे बिहार में नहीं है। और खास करके जो स्किलफुल लोग हैं जो बिहार करके वो खास करके बाहर जा रहे हैं। और देखा जाए यहाँ पे समस्या ये है कि आपका इतना के बावजूद प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेस भी है। तो निश्चित रूप से देखिए जो युवा हैं वो अपनी बात भी रख रहे हैं। हमने अभी देखा था कि बिहार में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, छात्रों का आंदोलन हुआ था। तो जो युवा हैं वो भी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से बिहार जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप तो हो ही रहा है, और जो अवसर हैं वो भी क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉपर उतने अवसर बने नहीं है, जिसके कारण युवाओं को यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो है ये भी एक मुद्दा है, और इसका भी असर हो सकता है इस बांकीपुर चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो विकास हो, रोजगार हो या फिर महंगाई हो, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ उपचुनाव हो रहा है। यहाँ हमारे साथ मनोज गोस्वामी दतिया से भी जुड़ गए हैं। मनोज, यहाँ घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। यहाँ के मुद्दों की बात करें और अगर आज के चुनाव जो हो रहा है, मतदान हो रहा है, उसके मिजाज की बात करें तो वोटर्स में कितना उत्साह नजर आ रहा है? दतिया में इस समय उपमतदान चल रहा है और 291 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 2,20,000 के करीब मतदाता यहाँ वोट डालने आएंगे। कल बरसात के कारण से मौसम थोड़ा सा वैसे डगमगाया हुआ है, लेकिन सुबह से भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन मतदाता अपने घरों से निकल आए हैं। और ये हम जहाँ ये देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र है 121। यहाँ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिनके जो केंद्र बिंदु बने हुए हैं इस चुनाव का, इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनका मतदान केंद्र यही है। उन्हीं को केंद्र बिंदु बनाकर दतिया में मतदान इस समय चल रहा है। और विकास के मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। यहाँ आशुतोष तिवारी संघ से आए हैं और घनश्याम सिंह सीधी आमने सामने सीधी फाइट है। तीसरा कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई मतदाता मतदान करे। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और आशुतोष तिवारी के बीच कड़ी टक्कर है। तो ये मतदाता ये आए हैं, क्या मुद्दे हैं आज के आपके जो मतदाता मतदान किया है आपने जिन मुद्दों पर? हमारा मुद्दा ये है कि दतिया में विकास हो जाए, कोई कंपनी ऐसी बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं लग रही हैं बच्चों की, बस और क्या है जी। ये जैसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था, इसका कोई रोष है यहाँ? हमें तो कोई मालूम नहीं, हम लोगों को क्या पता। तो किन आधारों पर वोट दे रहे हैं आप? हम तो ये आधार पे दे रहे हैं कि अब विकास हो दतिया का और हमें अधिकार है वोट डालने का। हाँ, वोट डालने का अधिकार है और विकास के मुद्दे यहाँ खास तौर से दिखाई दे रहे हैं। ये माताजी भी है। कितनी उम्र है माताजी आपकी? हाँ, हमें कुछ जानकारी भैया से पूछिए। अच्छा, वोट डाले आई आप? हाँ। अच्छा, ये तो हम नहीं पूछेंगे किसको डाले आई, लेकिन क्या सोच से, किस वजह से? हम कुछ नहीं जान भैया, हमारे भैया लोहा ले आज डाल। हाँ, इनको परिवार के लोग के लिए डाल रहे हैं। किसके लिए? अच्छी बात ये है मनोज और मधुरेश, जो आप जानकारी दे रहे हैं वो ये बताती है कि वोट ये बता रही है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं हावी हैं जब आप चुनाव के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि आमूल चूल परिवर्तन व्यवस्था में, और उम्मीद करते हैं कि वो इस बात की तस्दीक करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है, अभी जो वोटिंग है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अहम बात यहाँ पर भावना ये भी देखनी होगी कि खास तौर पर क्योंकि बांकीपुर का जिक्र आ रहा है, तो किस तरह से जो पूरा विपक्ष है उसका ये मानना है, क्योंकि सारा दारोमदार तेजस्वी यादव की तरफ है, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की उदासीनता की वजह से जो छोटे दल हैं उनकी जो राजनीतिक संभावनाएं हैं वो और मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं बिहार की धरती पर। बिल्कुल, तो यहाँ एक कहीं ना कहीं कहे तो एक थर्ड फ्रंट जो है वो अपने आप अपना गढ़ बनाने के लिए और अपने ओपनिंग करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।
हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफर हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत और अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। देश में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ एक नया कानून रूप ले रहा है। लोकसभा में 2 दिन की चर्चा के बाद कल एंटी पेपर लीक बिल लोक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। 10 साल की सजा और कम से कम 10 करोड़ रुपए जुर्माना समेत तमाम कठोर प्रावधानों वाला ये कानून अब राज्यसभा में पेश होगा। सरकार ने फैसला लिया है कि 2024 में बने कानून में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये बिल परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे अब आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। और विधेयक पारित हुआ। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ, प्रश्न स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लेकिन वहीं एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान और उनके शब्दों को लेकर खूब हंगामा हुआ। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर आपत्ति जताई है। आइए आपको सुनवाते हैं। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंटी पेपर लीक बिल पर मंगलवार और बुधवार को कई घंटे चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष विपक्ष की ओर से काफी तीखी बहस देखने को मिली। नेता विपक्ष राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी के बयान पर विवाद हो गया। स्पीकर ने भी उन्हें नसीहत दी। स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है, ट्रूथ इज स्वीट। Like Gandhi ji said, the windows of his house are open to all winds. सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है,
और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो। चलिए, तो आज हम बात करते हैं संसदीय विधायी कार्यों को लेकर। लोकसभा में आज जो संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी, जिसमें ये प्रस्ताव है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या यानी कि नंबर जो है उन्हें बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उनका बोझ कम करने के लिए सरकार इस मॉनसून सत्र में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक लेकर आई है। इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। यह विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। प्रधान न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले इस बिल पर आज सदन में चर्चा कराई जाएगी और सरकार की एक कोशिश होगी कि आज इस बेहद महत्वपूर्ण बिल को पारित करा लिया जाए। तो अब इससे होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट में जब जज बढ़ेंगे तो उसमें अब सीजीआई को मिलाकर कितने जज बढ़ जाएंगे और उसमें केस निपटारे के लिए अधिक बेंचें होंगी। साफ तौर पर मामलों की सुनवाई और तेज, यानी कि आपका जो जस्टिस का डिलीवरेंस है उसका टाइम फ्रेम कम हो जाएगा। न्याय वितरण की गति में सुधार होगा सुप्रीम कोर्ट में जजों के बढ़ने के साथ। और हम लगातार देख रहे हैं कि कोर्ट में जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उस बोझ के कारण जजों की संख्या बढ़ाना वर्तमान स्थिति में ज़रूरी हो गया। और ये बिल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ जजों की संख्या बढ़ेगी तो केस के जो निपटारे हैं वो जल्द हो पाएंगे और ऐसे में जो मामले हैं वो जो लंबे समय से पड़े थे उनका भी निपटारा जल्दी हो जाएगा और लोगों को न्याय मिल पाएगा। इसी के साथ आइए अब उच्च सदन की बात करते हैं, यानी कि राज्यसभा की बात करते हैं और उसके विधायी कामकाज के बारे में जाने तो आज सरकार की ओर से एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर चर्चा कराई जाएगी। इसके जरिए मध्यम और छोटे उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को और लचीला बनाने जा रही है। तो आखिर किस तरह से ये जो बदलाव है उसकी तैयारी की गई, आइए आपको बताते हैं। अब इस बदलाव के जरिए क्या होगा कि निवेश और टर्नओवर की जो परिभाषा है वो बदलेगी, उसके साथ साथ नया कानूनी ढांचा मिलेगा। असल में होता है कि जो छोटे व्यापारियों को लगाने के लिए कानूनी ढांचे को किस तरह से और प्रभावी बनाया जाएगा, इसका जो बाइफर्केशन है एमएसएमई को लेकर, क्योंकि इसमें आपके छोटे मध्यम सूक्ष्म तमाम उद्योग हैं, उसके वर्गीकरण को बदला जाएगा। भुगतान के विवादों का निपटारा फौरन होगा, बकाया राशि की वसूली आसान होगी। असल में क्या होता है, छोटे बिजनेसेस को जब आप लगाते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, उसका जो बकाया है उसे वसूलने में दिक्कत आती है। इसमें साथ ही साथ ट्रेड्स को अनिवार्य किया गया है। ट्रेड्स के जरिए निपटान है बकाया का, उसे आसानी होगी। और जो आपका कैश इनफ्लो है, क्योंकि आपको किसकी ज़रूरत है, कैपिटल की, तो आपका कैश इनफ्लो जो है वो और ज़्यादा लचीला बनेगा, उसका प्रवाह तेज होगा। और इन्हीं संसदीय कार्यों को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए। नीरज, सबसे पहला सवाल ये कि एंटी पेपर लीक बिल जो है वो लोकसभा से पारित हो गया है, उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मुझे लगता है कि राज्यसभा में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह से छात्रों के भविष्य के सुरक्षित संरक्षण के लिए सरकार इस बिल को पारित करवा चुकी है, वो अपने आप में बताता है कि दूरकालिक बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, बिल्कुल मिलेंगे। और आप देखें कि इसमें तमाम इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि जो भी पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा भी था कि सीबीआई ने जब अपनी चार्जशीट दाखिल करी थी तो उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जो पेपर लीक से जुड़े हुए थे, जिसमें कोचिंग संस्थान के जो लोग हैं वो भी शामिल थे। तो आप देखें कि यहाँ पर न केवल जो सज़ा है वो कठोर की गई है, बल्कि जुर्माना है वो भी अधिकतम 10 करोड़ तक बढ़ाया गया है। तो सरकार की मंशा यही है कि पेपर लीक जैसी जो घटना है वो ना हो पाएँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरीके से लोकसभा में ये बिल पास किया गया और एक उम्मीद जगी थी तमाम लोगों को कि संसद के जो सत्र हैं अब सुचारू रूप से चलेंगे, क्योंकि हमने देखा था पिछले कुछ समय से लगातार दोनों ही सदन बाधित हो रहे थे, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। लेकिन मंगलवार को एक सहमति बनी और इस बिल पर जो चर्चा है वो शुरू हुई। 10 घंटे का जो समय है वो अलॉट हुआ। लेकिन आप देखें कि जब इस बिल को पास कराया जा रहा था तो उससे पहले राहुल गांधी सदन में आते हैं और राहुल गांधी लोकसभा में कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर देते हैं जो असंसदीय थी। बार बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा
ये कहा भी गया कि इस तरह की जो भाषा है वो ठीक नहीं है और बिना तर्क के, बिना स्पष्टीकरण के आप अगर कोई भी तथ्य सामने रख देते हैं जो सत्य से परे है तो निश्चित तौर पर वो संसदीय परंपराओं के खिलाफ ही है। लेकिन राहुल गांधी लगातार बोलते रहे और हालांकि ध्वनि मत से इस बिल को पास करा दिया गया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के जो आरोप हैं फिर सत्ता पक्ष पर लगा दिए। तो जो गतिरोध बना हुआ था और एक संभावना बनी थी कि तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं वो पास हो सकते हैं संसद के दोनों सदनों से, क्योंकि विपक्ष अब कम से कम सकारात्मक जो रवैया है वो दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष दोबारा फिर राजनीति करने पर उतर आया है, क्योंकि आप देखें कि छात्रों की मांगों को लेकर, छात्रों की जो प्रदर्शन है उसको लेकर लगातार राजनीति विपक्ष के द्वारा की गई, राहुल गांधी के द्वारा की गई। किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, किस तरह से वक्तव्य दिए। तो मुझको लगता है कि ये गतिरोध वाली जो स्थिति है वो एक बार दोबारा से पैदा हो गई है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने भी कड़ी आपत्ति जताई है राहुल गांधी के बयानों पर। अब आज देखना है कि दोनों ही सदनों में कार्रवाई किस तरह से सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि दोनों ही सदनों में महत्वपूर्ण बिल हैं। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में भी करीब 1 लाख के करीब पेंडिंग केस हैं और इन पेंडिंग केसों के कारण हम समझ सकते हैं कि न्याय में देरी होती है। तमाम लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि उनको न्याय जल्द से जल्द मिले। यही कारण है कि इस बिल को लाया गया है, जहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की संख्या को मिलाकर 38 सदस्य अब सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगे और न्याय तेजी के साथ किया जाना सुनिश्चित होगा। इसी तरीके से आप देखें कि राज्यसभा में जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो बिल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जो एमएसएमई क्षेत्र के जो लोग हैं, अगर कोई अपना उत्पाद किसी ग्राहक को या कंपनी को भेजते हैं तो पैसे का कई बार विवाद हो जाता है। तो अब इस बिल में ये स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई पैसे का विवाद होता है और कोर्ट में केस जाता है और 6 महीने से ज़्यादा लंबित वो केस होता है, तो 50% का जो भुगतान है जो कंपनी जिसने माल खरीदा है या जो ग्राहक जिसने माल खरीदा है उसको जो एसएमएमई कंपनी है उसको देना होगा। जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है उनके मालिकों को देना होगा। इसके साथ साथ ही एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की बात है, जहाँ पर मुफ्त उनका जो पंजीकरण है वो किया जाएगा। तो ये तमाम तरह के प्रावधान हैं इन बिलों में और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हित में, लोगों के हित में काम किया जा सके। उम्मीद की रहे कि आज विपक्ष सकारात्मक रुख अपनाएगा और संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से चलेंगे। बिल्कुल नीरज, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, आज 9वां दिन है संसद के मॉनसून सत्र का, दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन अगर इस एंटी पेपर लीक बिल की चर्चा को छोड़ दे तो उत्पादकता के लिहाज से बेहद ही कम कामकाज हुआ है। इसमें विपक्ष का व्यवधान और गतिरोध लगातार जारी रहा, हंगामा जारी रहे, नारेबाजी जारी रहे, जिसके कारण बार बार दोनों ही सदनों को बार बार स्थगन करना पड़ा। अब जब आज भी 2 विधायी कामकाज, 2 विधेयक हैं जिनको आज पारित कराने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी, क्या लग रहा है विपक्ष का रवैया, विपक्ष की रणनीति क्या सिर्फ हंगामा करने की ही रहेगी? देखिए, कल के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही लग रहा है कि विपक्ष की जो रणनीति है वो हंगामा करने की रही है। आप देखें कि इस बिल पर भी 10 घंटे का जो समय है वो निर्धारित हुआ था और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये कहा गया था कि वो चाहते हैं कि इस बिल पर तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो बोलें, लेकिन हमने देखा है कि अधिकतर जो विपक्ष के नेता थे इस बिल को छोड़कर दूसरे मुद्दों पर बात करने लगे। अगर हम अखिलेश की बात करें तो राम मंदिर मुद्दे का जिक्र करने लगे, राहुल गांधी लाठीचार्ज जैसी जो घटना है और गृह मंत्री अमित शाह से जो जवाब लेने से लेकर तमाम तरह के आरोप उन पर लगाने लगे। हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके से सनातन को अपमानित करते हुए एक टिप्पणी लोकसभा में की थी और उसके बाद फिर हंगामा हुआ। तो विपक्ष की रणनीति मुझे लगता है कि इसी तरह की है कि बिल पर चर्चा नहीं करनी है, लेकिन बहस में भाग लेना है, बिल पर चर्चा नहीं करनी है और फिर हंगामा करना है। आज उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों महत्वपूर्ण बिल हैं और इसमें संसद के दोनों ही सदनों में कामकाज सुचारू रूप से संपन्न हो और विपक्ष एक सकारात्मक रुख अपनाए, क्योंकि जनता का पैसा लग रहा है और जनता देख रही है कि सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी, दोनों ही सदनों पर नजर रहेगी क्योंकि प्रश्नकाल लगातार चल नहीं पा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आज विपक्ष किस रवैये के साथ आता है और क्या विधायी कामकाज में अपनी जिम्मेदारी निभाता है या नहीं। नीरज, तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए हम संसद के बाद रुख करते हैं पंजाब का। आज पंजाब बंद है। वजह, बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज इस बंद का आह्वान किया गया। सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच विभिन्न कर्मचारी यूनियंस
वाल्मीकि समाज और कई सामाजिक संगठनों ने बंद को सफल बनाने की अपील की है। यूनियन नेताओं ने राज्य भर के लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से बंद का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने साफ किया कि बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी ताकि आम लोगों को जरूरी सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि बरनाला लाठीचार्ज की घटना से पूरे समाज में गहरा रोष है। इसी के चलते पूरे पंजाब में शांतिपूर्ण बंद का निर्णय लिया गया है। आपको बताते हैं कि पहले 27 जुलाई को भी पंजाब में बंद बुलाया गया था और उस दिन भी काफी व्यापक असर देखने को मिल रहा था। अब कैसा असर था आइए आपको बताते हैं। तो पंजाब बंद का व्यापक असर नजर आया था और जालंधर की अगर बात की जाए, अच्छी कमर्शियल सिटी है। जब पंजाब की बात करते हैं तो सुबह से ही वो पूरी तरह बंद थी। अमृतसर की दुकानों के शटर्स भी जो थे वो गिरे हुए थे। भगवान वाल्मीकि चौक पर जुटी भीड़ ये बता रही थी कि किस तरह से जो बंद है उसका आह्वान किया गया और कई शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अमृतसर को जब हम बात करते हैं कमर्शियली बहुत रिच माना जाता है, कल्चरली बहुत रिच माना जाता है। वहाँ पर हरमंदिर साहब भी है, उस लिहाज से वहाँ पर दुकानों के शटर गिरे हुए थे। भाजपा समेत कई संगठनों का समर्थन इस बंद को मिला था और निजी स्कूलों में भी पढ़ाई ठप पड़ गई थी। अमृतसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली थी और निजी स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। ऐसे में अमृतसर में सरकार के खिलाफ लगातार नारे लगे थे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहाँ की गई थी। तो 27 जुलाई का बंद का असर साफ तौर पर आम जनजीवन पर देखने को मिला था। 22 जुलाई को आखिर बरनाला में हुआ क्या था, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बरनाला शहर में नगर निगम दफ्तर के बाहर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। नौकरी पक्की करनी, वेतन बढ़ाने और पुरानी पेंशन से जुड़ी मांग को लेकर ये लंबे वक्त से अधिकारियों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन सबने अनसुनी कर दी। अब इसके बाद जब इन्होंने प्रदर्शन किया तो पुलिस को लाठीचार्ज के आदेश दिए गए, जिसके बाद प्रदर्शन और तेज हुआ। आनन फानन में डीएसपी को सस्पेंड और एसएचओ को ट्रांसफर तो कर दिया गया, लेकिन सफाई कर्मियों की मांग है कि और अधिक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो व्यवस्थाएं जो थी वो कमजोर थी, उसमें परिवर्तन चाहते थे प्रदर्शनकारी, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया और इसी वजह से आज भी पंजाब बंद का आह्वान है। तो नगर निगम कार्यालय के बाहर ये जो हुआ है उसकी वजह से पंजाब में किस तरह से बंद के आह्वान को हम देख पा रहे हैं। और यहाँ डीएसपी को सस्पेंड और एसएचओ को ट्रांसफर तो किया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो लाठीचार्ज है उससे सफाई कर्मी दुखी है। और आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। शिवालयों में आज से हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे हैं। 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार होगा और देश भर के तमाम जो शिवालय हैं, ज्योतिर्लिंग, आज सुबह से ही वहाँ पूजा अर्चना चल रही है। भक्ति का सैलाब वहाँ पर उमड़ आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बम बम बोले के नारे लगाते हुए जो भक्तगण है वो शिवालयों पर जल अर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में आस्था का ये अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिवालयों के बाहर नजर आ रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबी कतारों में रात से ही भक्त वहां खड़े हुए हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है, सावन का एक महीना होता है और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ अब कांवड़ की भी शुरुआत होगी और कांवड़ यात्रियों के लिए भी तमाम व्यवस्था देश भर के कई राज्यों में की गई है। तो सावन महीने का आज से शुभारंभ हो रहा है। आस्था साफ तौर पर दिख रही है भक्तों के बीच। जैसे कि भावना ने भी कहा कि आज कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन का मेगा प्लान क्या है ताकि जो कांवड़िए हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आइए वो भी बताते हैं। तो ख़ास तौर पर क्योंकि कांवड़ पैदल चलकर अपने कांवड़िए जो हैं वो पैदल कांवड़ की यात्रा करते हैं, तो भारी वाहनों का डाइवर्जन कुछ रूट्स पर लागू किया गया। हल्के वाहन जो है वो 4 अगस्त से डाइवर्ट किए गए हैं। व्यवस्था जो है वो 12 अगस्त तक लागू रहेगी। कांवड़ियों के लिए पारंपरिक जो मार्ग हैं जो जहाँ पर वो पैदल चलते हैं वहाँ पर आम वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को
चाक चौबंद किया जाएगा। इसके लिए 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ अगर प्रमुख मार्गों की बात करें तो 28 प्रमुख मार्गों पर निगरानी हो रही है, फिर चाहे वो सीसीटीवी से हो या वहाँ पुलिस चौकसी से हो, एआई से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और अगर आपको सीसीटीवी कैमरों की संख्या बताएं तो करीब 7,000 सीसीटीवी कैमरे हैं जो इस समय सक्रिय हैं और 361 यूपी जो 112 वाहन हैं वो वहां तैनात किए गए हैं और सोशल मीडिया टीम भी इस समय पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए ये तमाम प्रयास किए हैं ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और हमारे साथ हरिकेश बहादुर जुड़ गए हैं वाराणसी से। आइए हरिकेश का रुख करेंगे। हरिकेश, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भीड़ का जो तस्वीरें हैं वो हम सब ने देखी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों की भी शुरुआत होगी। ऐसे में किस तरीके के तैयारियां उत्तर प्रदेश में की गई है? भावना और आंचल, आपको हर हर महादेव। क्योंकि सावन का महीना बाबा विश्वनाथ का महीना कहा जाता है और आपने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जो दृश्य आपने दिखाए, क्योंकि देखिए जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पे जो हाईवे है इलाहाबाद से काशी तक आता है, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जो लेन है, पूरी एक लेन को कांवड़ियों के लिए निश्चित कर दिया है। उस पर कोई भी वाहन नहीं चलेंगे। इसके अलावा जो दुकानें रास्ते में पड़ेंगी उन पे मालिकों के नाम लिखाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर मालिकों के नाम नहीं लिखे गए हैं तो QR कोड वहां पे उनको लगाना है, लगाया गया है कि जिससे कोई भी कांवड़िया अगर उसको चेक करे तो मालिक का नाम पता चल सके। काशी विश्वनाथ मंदिर में चूंकि सबसे ज्यादा भीड़ होनी है, जो कांवड़िए आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, यहाँ जलाभिषेक करेंगे। यहाँ पर काशी विश्वनाथ जो ट्रस्ट है उसने बड़ी व्यवस्था की है और 8 द्वार से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा एक अनुमानित जो संख्या है, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने एक अनुमान किया है कि इस सावन में लगभग 80 लाख लोग दर्शन कर सकेंगे। दशाश्वमेध घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जो गेट नंबर 4 है वहां तक जो है पैदल ही केवल श्रद्धालु या जो भी काशीवासी हैं वो चल सकेंगे। मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक की जो सड़क मार्ग है, जो काशी विश्वनाथ पड़ता है, जहां पे दशाश्वमेध जो चौराहा है उसके वहां तक पड़ता है, ये सब नो व्हीकल जोन होंगे। इसके अलावा जो कांवड़िए आएंगे या जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनकी जो गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है 17-18 जगह शहर में जगह जगह की गई है, शहर के बाहर भी की गई है। मैं अभी जहां मौजूद हूं ये काशी विश्वनाथ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे जगह जगह जो बाबा को चढ़ता है, जैसे धतूरा है, बेलपत्ती है, फूल है, माला है और ये यहाँ पे बेल है, ये दुकानें लगा रखे हैं और सावन की शुरुआत हो चुकी है तो लोग जो श्रद्धालु जाएंगे वो बाबा को यही चढ़ाएंगे। जैसा आप कह रही थी कि पहला सोमवार जब पड़ेगा तो पहले सोमवार में जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, उनकी भीड़ उम्मीद की जाती है कि जो साधारण दिन होंगे उनसे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पहला सोमवार होता है। हर भक्त चाहता है कि बाबा को कैसे प्रसन्न कर ले। और सबसे खास बात मैं भावना बताऊं आपको कि जो काशी है यहाँ पर माँ गंगा उत्तरायणी होती हैं। शूलटंकेश्वर वह मंदिर है बाबा का जो कहा जाता है कि जब काशी को माँ गंगा ने कहा कि मैं बहा ले जाऊंगी तो वहां पर बाबा ने त्रिशूल से माँ गंगा को रोका और वहां पे माँ उत्तरायणी वहां से हुई। शूलटंकेश्वर से लेकर मार्कंडे महादेव जो माँ गंगा और गोमती का संगम तट है, मार्कंडे ऋषि ने भगवान को प्रसन्न किया था, वो जगह है। इसके बीच में जो काशी बाबा विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की भी मान्यता है और जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं जगह जगह काशी में मौजूद हैं। इसके अलावा सारनाथ में एक सारंगनाथ महादेव का मंदिर है जो कहा जाता है कि सारंगनाथ जो वो बाबा के साले कहे जाते हैं, तो उन्होंने वहां पे स्वप्न देखा था, उनको नींद आ गई थी जब बाबा से मिलने यहाँ आ रहे थे। वहां पर बाबा सारंगनाथ के साथ विराजते हैं और सावन में विशेष महत्ता यह है कि बाबा अपने ससुराल में विराजते हैं। तो वो जगह जो है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है और कहते हैं कि भगवान शिव को खुश करना बहुत आसान है। बाबा भोले माने जाते हैं और हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिकेश, इन तमाम जानकारी को हमसे सीधे बनारस से साझा
करने के लिए। और आइए अब रुक करते अगली खबर का और बात करते हैं बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की, जो आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें विशेष सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से पहुंचा जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे मुलाकात करने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर पंडुम के 100 विजेता और 125 मांझी चालकी प्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति उनके साथ भोजन भी करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में परगना मांझी, चालकी समाज प्रमुख, जनजातीय युवा कलाकार, बस्तर पंडुम 2026 के विजेता और पद्मश्री सम्मानित हस्तियां शामिल हैं। यह मुलाकात बस्तर की लोक संस्कृति, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर मानी जा रही है। ब्रेक इस पर आकर जानेंगे कि एक दिन एक उत्सव में क्या कुछ खास है आपके लिए। आप जुड़ रहिए नया सवेरा के साथ। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है एक दिन एक उत्सव का। और अब बात रंगीलो राजस्थान के डींग की, जहां इन दिनों आस्था का ऐसा विराट संगम देखने को मिल रहा है। मौका है विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले का, जहां लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की सप्तकोसीय परिक्रमा का पुण्य लाभ उठा रहे हैं। देखिए। कान्हा की भक्ति के रंग ब्रज में ही नहीं बल्कि राजस्थान के डींग जिले में भी बहुत भव्य है। ब्रजभूमि के गोवर्धन पर्वत की सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग पर स्थित पुंछरी का लौठा इन दिनों भक्ति और श्रद्धा के अनुपम दृश्यों का गवाह बन रहा है। मुड़िया पूर्णिमा मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ी इस पावन भूमि पर जहां परिक्रमार्थी राधे राधे और गिरिराज महाराज की जय के जयकारे लगा रहे हैं, वहीं इस मेले में ब्रज संस्कृति की पूरी महिमा जीवंत दिखाई दे रही है। श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु भजन कीर्तन, ब्रज संस्कृति की प्रस्तुतियों और आध्यात्मिक माहौल में लीन हैं। पूरा परिक्रमा मार्ग आस्था के सैलाब से पट गया है। श्रीनाथ जी मंदिर और मुकुट मुखारविंद को खास तौर पर सजाया गया है, जहां पहुंचकर भक्त भव्य अनुभूति ले रहे हैं। लंबी परिक्रमा के बाद विश्राम के लिए बनाए गए स्थल श्रद्धालुओं को राहत देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पुंछरी का लौठा पहुंचे। उन्होंने श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पुंछरी का लौठा इस बार न केवल आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि ब्रज की सांस्कृतिक विरासत, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व की जन सेवा भावना का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। आस्था के इस ज्वार से डींग की धरा और पवित्र हो गई है, जो ये बता रही है कि भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और आइए देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें हमारे खास सेगमेंट वर्ल्ड वॉच के जरिए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर जवाबी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ईरान की ओर से जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर किए गए हमले के बाद की गई। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले का उद्देश्य अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ईरानी हमलों का जवाब देना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की इस कार्रवाई को एक शक्तिशाली जवाब बताया गया। कमांड के अनुसार ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल्स को पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमला किया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिकी हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंकाओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड बुधवार को 8% से ज्यादा चढ़कर $90 प्रति बैरल के पार पहुंचा। ये उछाल पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद आया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से हमले रोककर बातचीत का रास्ता खोलने का संकेत मिला है। उसके बाद से तेल की कीमतों में राहत आई थी, लेकिन ईरान अमेरिका के बीच फिर बड़े सैन्य टकराव की वजह से बाजार की चिंता बढ़ गई है। और आइए अब ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो पुरुषों के T47 100 मीटर दौड़ में भारत ने स्वर्ण पदक और रजत दोनों जीते हैं। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया, स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। इसके साथ ही वह राष्ट्रमंडल खेल में लंबी कूद में 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक मिलने के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या 15 हो गई है। भारत के खाते में अब 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के लिए अब तक 3 स्वर्ण पदक मीराबाई चानू, शर्मिला ढाकर और दिलीप महादू गावित ने जीते हैं। और अब बात करते हैं आज के मुकाबलों से जुड़ी हुई। तो भारतीय दल से कई पदकों की उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स, ट्रैक साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग में कई पदक स्पर्धाओं के साथ साथ अहम क्वालिफिकेशन मुकाबले खेले जाएंगे। भारत के लिए ये दिन जो है उसकी शुरुआत प्रवीण शंकर के डेक्थलॉन अभियान से होनी है। वहीं ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की अगुवाई करेंगे। उनके साथ रोहित यादव और जसप्रीत सिंह भी चुनौती पेश करेंगे। भारत के खिलाड़ी पुरुषों के ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन और 400 मीटर सेमीफाइनल में भी हिस्सा लेंगे। देर रात होने वाले एथलेटिक्स सत्र में महिला डिस्कस थ्रो में दीदी काना और सीमा से पदक की उम्मीदें रहेंगी। वहीं पारुल चौधरी महिला 5000 मीटर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उधर देखा जाए पुरुष स्प्रिंट टीम को भी, तो वहां क्वालिफिकेशन राउंड में वे उतरेंगी, जहां फाइनल का टिकट दांव पर होगा। वेट लिफ्टिंग में भारत पहले ही कई पदक जीत चुका। 8वें दिन 2 और पदकों की उम्मीद। मार्टिना देवी महिलाओं के 86 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी, जबकि लक्ष्मी पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर फाइनल, सेमीफाइनल और क्वालिफिकेशन मुकाबलों से भरा 8वां दिन भारत के राष्ट्रमंडल खेल अभियान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और ग्लासगो में कैसा हो रहा है भारत का प्रदर्शन, आइए हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्लासगो से जुड़ गए हैं नारायण सिंह, उनसे सवाल पूछ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है ताज़ा अपडेट। नारायण, अगर 7वें दिन की शानदार सफलता के बाद 8वें दिन की बात करें तो भारत के लिए कौन कौन से बड़े मुकाबले और पदक जीतने की उम्मीद यहाँ रखी जा रही है? कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद एक बार फिर 8वें दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए मुकाबले काफ़ी अहम होने वाले हैं।
चाहे ट्रैक एंड फील्ड्स की बात करें, पैरा एथलेटिक्स की बात करें, ट्रैक साइकिलिंग की बात करें, वेट लिफ्टिंग की बात करें, लॉन बॉल्स की बात करें, तो भारत के खिलाड़ी एक बार एक्शन में नज़र आएंगे और कई क्वालिफिकेशन मुकाबले खेले जाएंगे और कई खिलाड़ी मेडल की चुनौती भी पेश करेंगे। बात करें तो दिन की शुरुआत तेजस्विन शंकर के डेकाथलन इवेंट से होगी। इसके बाद सभी की नज़रें ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पर रहेंगी, जो रोहित यादव और यशवीर के साथ जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगे। बात करें पुरुष ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन में तो भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती वहां भी पेश करेंगे। वहीं पुरुषों की 400 मीटर सेमीफाइनल में विशाल टीके ट्रैक पर उतरेंगे और देर रात शॉटपुट के फाइनल में तेजेंद्र पाल सिंह टूर और समरदीप सिंह मेडल के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा अनिमेश कुजूर 200 मीटर की सेमीफाइनल में दौड़ेंगे। महिला डिस्कस थ्रो फाइनल में निधि और सीमा भारत के लिए मेडल की उम्मीद रहेंगी, जबकि पारुल चौधरी 5000 मीटर की फाइनल में देश के लिए चुनौती पेश करेगी। और वहीं ट्रैक साइकिलिंग की बात करें तो पैरा ट्रैक साइकिलिंग में लीजा दास, जो कि असम की जो साइकिलिस्ट हैं, C4 C5 इंडिविजुअल इवेंट में क्वालिफिकेशन में उतरेंगी। अगर वो क्वालिफाई करती हैं तो मेडल रेस का जो मैच है वो भी खेलेंगी। और भारत की पुरुष टीम स्प्रिंट टीम क्वालिफिकेशन में अपनी दावेदारी पेश करेगी। और वेट लिफ्टिंग में भी भारत के पास 2 बड़े मेडल जीतने के मौके हैं और पहले ही भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया वेट लिफ्टिंग में। मार्टिना देवी, जो कि 86 से ज़्यादा किलोग्राम भार और उसमें उतरेंगी, और लवप्रीत सिंह 110 प्लस वाले भार वर्ग मुकाबले में खेलेंगे। इसके अलावा लॉन बॉल्स के पुरुष टीम खेलेगी अपना मैच और महिला सिंगल्स में नयन मोनी सेकिया अपनी चुनौती पेश करेंगी। कुल मिलाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का 8वां दिन भारत के लिए बेहद व्यस्त रहने वाला है। कई बड़े खिलाड़ियों पर सबकी नज़र रहेगी और भारतीय दल को एक बार फिर कई मेडल जीतने की उम्मीद रहेगी। और कल का दिन कहिए तो जो 7वां दिन था, ऐतिहासिक रहा भारत के खेल के लिए। बिल्कुल, तो आज भी कई पदकों की उम्मीद की जा रही है कॉमनवेल्थ गेम्स से। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब देखते हैं मौसम का मिजाज किस तरह से है आपके शहर में।
और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं स्विट्जरलैंड में हुई हाई लाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप की झलकियां। और आप इन विश्व का लीजिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।